अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और कैसी गर्मियां गुजर रही हैं आपकी? बहुत टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात है क्योंकि कुछ अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं जो है वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको नॉवेल्स दिए हैं, बिल्कुल बगैर वॉइस ओवर के भी दिए हैं और वो आपने यकीनन पढ़े भी होंगे। मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस मौसूल हुए कि आप प्लीज़ वॉइस ओवर करें, और अगर जिनको वॉइस ओवर से थोड़ा सा मसला होता है प्लीज़ आप लोग म्यूट कर लिया कीजिए। और नावल तो हमारे होते ही मज़े के हैं। तो आज इतने दिनों बाद जो मैं आपके लिए नया नावल लेकर आई हूँ, इसका नाम है मन महरम और ये लिखा है नियालिश चीमा ने। तो आइए अपना नावल शुरू करते हैं। तुम दूर हटो मेरी नज़रों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जवार शाह ने अपने असली गुस्से का इजहार किया। हाँ, तो मैं तो जैसे तुम्हारी पुराने आलू जैसी शक्ल को देखने के लिए मरी जा रही हूँ ना। मीरम ने ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी समझा। इसी जबान दराजी की वजह से जहर लगती हो मुझे। जवार शाह ने गुस्से से सुर्ख होती आंखें उस पर जमाई। तुम तो मुझे जैसे शेरा लगते हो ना। बातें करवा लो बस, वेला निकम्मा। मीरम की बात सुनकर जवार शाह के तन बदन में आग लग गई। अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जवार शाह अपने जब्त की इंतहा पे था। वो हमेशा तायाबा की वजह से इसको बख्श देता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क की मसरूफ तरीन और नामी गिरामी लड़की हूँ। सबूत मेरे हाथ में है। मीरम ने अपनी शील्ड जो उसे तकरीरी मुकाबले की सेकंड विनर के तौर पर मिली थी उसके सामने की। मिसेस मीरम शाह, आप भूल रही हैं इस मुकाबले के जजेस में वो शख्स भी शामिल है जिसे आप निकम्मा कह रही हैं। जवार शाह ने उसे याद दहानी करवाई। मिस्टर जवार शाह, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है आपकी वजह से मैं सेकंड आई हूँ, वरना फर्स्ट आती। मीरम की बात पर जवार के होंठ थोड़े से फैले। बिल्कुल ऐसा ही है, अब कर लो जो करना है। जवार ने चैलेंजिंग अंदाज में उसे देखा और स्टेज की तरफ चला गया जहाँ बाकी जजेस मौजूद थे। वो इस यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट था। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद वो एक न्यूज़ चैनल पर शो करता था। इसकी खुशकिस्मती थी कि उसकी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी और कुछ उसकी जहानत की वजह से वो दिनों में एक जाना माना एंकर बन चुका था। इसकी यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबला था जहां उसे जज के तौर पर बुलाया गया था। वो अपने असातिज़ा के एहतराम में अपने मसरूफ तरीन शेड्यूल में से वक्त निकालकर यहाँ आया था। मुकाबले के दौरान मीरम शाह उसे स्टेज पर नजर आई। बिलाशुबा वो एक बेहतरीन मुकर्रर थी, लेकिन वो दुश्मनी की अपनी जगह होती है। बाकी दो जजेस मीरम की पहली पोजीशन देना चाहते थे, लेकिन इसका वोट मीरम के हक में नहीं था, सो उसे सेकंड पोजीशन से नवाजा गया। स्टेज पर अभी बाकी कार्रवाई जारी थी जब उसे अपने एक पुराने टीचर नजर आए। वो फौरन अपनी नशिस्त छोड़कर उनसे मिलने आया। मिलने के बाद वो वापस स्टेज की तरफ जा रहा था जब मीरम से उसकी मुठभेड़ हुई, जो उसका मूड अच्छा खासा खराब कर चुकी थी। मीरम जवार शाह को देखा, तुमने? क्या चीज है यार, इतना सोबर खूबसूरत बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। मीरम अपनी सोच में मगन थी। जवार शाह से मिलने के बाद ग्राउंड में आकर बैठ गई थी जब फरा इसके पास आई। फरा की बात पर उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा जहां लड़कियों को झमघटा जवार शाह के इर्द गिर्द मौजूद था। फरा, तुम्हारे पास लाइटर होगा? मीरम की बात पर फरा ने गर्दन घुमाकर इसे मशकूक नजरों से देखा। उफ, नहीं है तो वैसे ही बता दो, ऐसे मुंह क्यों देख रही हो? मीरम अपनी बात के इख्तिताम तक खड़ी हो चुकी थी और अब इधर उधर देख रही थी। तुमने क्या करना है? फरा अभी तक हैरानगी से उसे देख रही थी। वो उसकी बात को नजरअंदाज करके एक लड़की की तरफ जा रही थी। हेलो, मीरम की आवाज पर मोबाइल पर मसरूफ लड़के ने नजर उठाकर हैरानगी से उसे देखा। मुझे लाइटर चाहिए, आपके पास होगा? मीरम ने उसकी नजरों के जवाब में कहा। जी जी, ये लें। लाइटर जेब से निकालते हुए लड़के ने नजरें मीरम के चेहरे पर फोकस रखी थी। शुक्रिया, मैं अभी वापस कर देती हूँ। मीरम मुस्कुराकर जवार शाह की तरफ बढ़ी जहाँ ऑटोग्राफ लेने के लिए लड़कियों की तादाद बढ़ गई थी। साथ ही वो अपने बैग से पटाखे निकाल रही थी। खुशकिस्मती से ये पटाखे कल ही उसने अपने छोटे कजन से छीनकर बैग में छुपाए थे। हजूम के नजदीक आते ही मीरम ने एक पटाखा एहतियात से नजर बचाकर जवार के पीछे की तरफ फेंका, जो एक लड़की के सर पर लगकर नीचे जा चुका था। दो तीन पटाखे उसने उनके इर्द गिर्द रखे और फौरन वहां से निकलने की थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे पटाखे आवाजों के साथ ही लड़कियों के चीखने की आवाजें सुनाई दी। इसके लब मुस्कुरा उठे। वो इस लड़के के पास पहुंच चुकी थी जिससे लाइटर लिया था।
बहुत शुक्रिया। मीरम ने सपाट चेहरे के साथ लाइटर उसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया की क्या बात, अब तो इस लाइटर को मैं संभाल कर रखूंगा, आखिर आपके हाथ लगे हैं ना। लड़के ने लोफराना अंदाज में लाइटर लेना चाहा, जो मीरम ने उसकी बात सुनकर पीछे कर लिया। अच्छा ऐसी बात है तो ये लें। मीरम ने बोलते ही लाइटर को नीचे रखा और उस पर पाँव मारा। फ्रिज की आवाज उभरी और इसके पीसेस को लैमिनेशन करवा के रखिएगा, क्योंकि अब तो इस पर मेरी जूती भी लग चुकी है ना। मीरम ने मासूमाना अंदाज में कहा और फैरा की तरफ चल दी, जो हैरत से उसकी कार्रवाई देख रही थी, जबकि वो लड़का भी अपनी जगह हक्का बक्का खड़ा था। बदला लेकर भी मीरम का मूड कुछ ठीक नहीं हुआ था। इतनी मेहनत की थी उसने इस कंपटीशन के लिए। सच शुक्र के घर पर सिर्फ चच्ची थी, बाकी सब किसी रिश्तेदार के घर गए थे। चच्ची जान की तबीयत कुछ खराब थी, सो वो मेडिसिन लेकर सो रही थी। मीरम सीधी अपने रूम में आई। पाँव को जूतों की कैद से निकालकर चादर भी उतारकर वो ब्लैंकेट लेकर लेट गई। वह मुश्किल 10 मिनट गुजरे थे जब दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला। दरवाजे की आवाज सुनकर मीरम ने आंखें खोली। सामने मौजूद हस्ती को देखकर उसका खून उबल पड़ा। ये क्या तरीका है ज़वार शाह, क्या सारी तरबियत भूल चुके हो? किसी लड़की के रूम में आने से पहले इजाजत लेना होती है। मीरम ने पास पड़ी चादर लेते हुए कहा। जी मोहतरमा मीरम शाह, मैं सारी तरबियत भूल चुका हूँ। और आप जो यूनी में गुल खिलाकर आई, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ज़वार शाह का गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देख उसे दिली सुकून हुआ था। नेक ख्याल है। मीरम शाह कभी कुछ गलत कर सकती है भला? और ये तो सिर्फ बदला था। मीरम ने मुस्कुराए हुए उसका मजीद दिल जलाया। औकात में रहो मीरम, मेरे से दूर ही रहो तो बेहतर है। सिर्फ ताया अब्बा की वजह से बच जाती हो तुम, वरना। ज़वार शाह ने बात अधूरी छोड़ी। वरना क्या? डरती नहीं हूं मैं किसी से भी। अपनी धमकियां अपने पास रखो। मीरम ने उसे उसी के अंदाज में जवाब दिया। ज़वार शाह ने बगौर उसे देखा। उसके चिराग दिखने पर मीरम की धड़कन तेज हुई थी। उसके इस तरह देखने पर मीरम के दिल की धड़कन तेज हुई थी। ज़वार शाह धीमे कदमों से चलते हुए इसके करीब आया, हाथ उठाकर थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा नजदीक किया। गुड मीरम शाह, शाह के खानदान में इतनी ही बेखौफी होनी चाहिए, लेकिन बोलते हुए ये मत भूला करो, तुम उस शख्स से बात कर रही हो जो 2 मिनट में तुम्हें पूरे खानदान के सामने 2 कौड़ी का कर सकता है। So be careful for the next time। ज़वार ने तंबीह करते इसका मुंह छोड़ा और लंबे लंबे टक भरता कमरे से निकल गया। मीरम एक लम्हे को चकरा गई। वो ठीक कह रहा था। वाकई में वो उसे अर्श से फर्श पर पटक सकता था, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपने आप में वापस आ चुकी थी। तो मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी ज़वार शाह कि याद करते रहोगे कि मीरम कुछ सोचते हुए दोबारा लेट गई। वो सोकर उठी तो घर में चहल पहल थी, यानी सब वापस आ चुके थे। वो फौरन कमरे में वापस आई और वॉशरूम में जाकर साबुन आंखों में डालने लगी। हाय अम्मी, साबुन आंखों में जाते ही बेख्तियार अम्मी याद आई थी। दुश्मनी निभाने के लिए भी कितनी तकलीफ लेनी पड़ती है ना। अपना काम तमाम करके शीशे में एक नजर देखा। साबुन की वजह से आंखें सुर्ख हो चुकी थी, आंखों की जलन से गाल भी गुलाबी हो चुके थे। इसने आखिरी नजर खुद पर डाली और कमरे से निकल आई। बाहर निकलती छोटी चच्ची से देखकर हैरान रह गई। वीरू, क्या हुआ तुम्हें? वो भागकर उसके पास आई। कुछ नहीं चच्ची, ठीक हूं मैं, मीरम ने उदास सा मुंह बनाकर कहा। नहीं मीरू, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। उफ, क्या हुआ है? बुखार तो नहीं? जल्दी आओ बहन को डॉक्टर के पास लेके जाओ, वो नॉन स्टॉप बोल रही थी। अरे नहीं चच्ची जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। तब तक फहद समेत मामा और चाचू भी उसके पास आ चुके थे। क्या हुआ बेटे, तुम्हारा तो आज कंपटीशन था ना? उमर चचा ने पूछा, जो ज़वार के बाबा थे और मीरम पर जान छिड़कते थे। पापा, मीरम उनके गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ मीरू, कुछ बोलो भी यार। फादी भी बहन की हालत देखकर परेशान हुआ। पापा, आपको पता है ना आज मेरा कंपटीशन था, आपकी बेटी की वजह से मैं फर्स्ट नहीं आई, क्योंकि उसने मेरे हक में वोट नहीं दिया। इतनी मेहनत की थी मैंने। मीरू ने रोते हुए सारी बात बताई, जिसे सुनकर बाकी सबने भी नाराज भरी निगाहों से उसे देखा। जबकि पापा, ज़वार के बाबा जिन्हें वो पापा कहती थी, उन्होंने उसे गले लगाया।
हद हो गई मीरू, तुम दोनों ने पता नहीं कब सुधरना है। मीरम की मामा ये कहते हुए चली गई। तुम परेशान ना हो, अभी पूछता हूँ उससे। फहद, तुम जवार को मेरे कमरे में भेजो, पापा ने फहद को जाते देखकर कहा, जबकि मीरम अपनी शानदार कारकर्दगी पर खुद को दाद देने लगी। सुबह वो लेट उठी थी, उसके टेस्ट स्टार्ट होने थे, इसलिए यूनी से एक हफ्ता पहले फ्री कर दिया गया था। कल वो बस स्पीच कंपटीशन के लिए गई थी, तो आज वो आराम से नींद पूरी करके उठी थी। उठते उसने मोबाइल चेक किया, सबसे ऊपर जवार का मैसेज जगमगा रहा था। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मीरम, याद रखना। उसका मैसेज पढ़कर मीरम को अंदाजा हो गया था कि रात को उसकी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो चुकी है। मीरम ने उसे चिढ़ाने वाला इमोजी सेंड किया और अगला मैसेज खोला। वो फरा का मैसेज था। मीरू अपनी बुकलेट जो आप यूनी में भूल चुकी थी वो सर एजाज के पास है। सर ने बस आज आना, उसके बाद उन्होंने छुट्टियां करनी, सो 12 बजे से पहले ले आना। मीरम की अधखुली आंखें पूरी खुल गई। उसके सारे नोट्स उसी बुकलेट में थे। टाइम देखा तो 11:15 था। उसने फौरन बिस्तर छोड़ा, कपड़े चेंज करके जब तक वो कमरे से बाहर निकली 11:30 हो चुके थे। उसकी यूनिट 10 मिनट की ड्राइव पे थी। अगर वो अभी निकलती तो टाइम पे पहुंच सकती थी। वो भागती हुई लॉन्च में आई। सामने मामा और छोटी चची बैठी हुई बातें कर रही थी। उठ गई महारानी, होगी सुबह तुम्हारी। मामा उसे देखते ही डांटना शुरू कर दिया। मामा प्लीज कुछ ना कहिएगा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। नोट्स लानी मुझे यूनी से, वो भी 12 बजे से पहले। मीरम की बात अधूरी थी कि चच्ची ने बात काटी। किचन में जाओ, फ्रिज में जूस पड़ा है, वो पीओ। तब तक मैं ड्राइवर को कहकर गाड़ी निकलवाती हूँ, और खबरदार कुछ पेट में डाले, घर से कदम भी बाहर ना निकालना। चची ने उसे बोलने की कोशिश करते देखा तो साथ ही टोक दिया। लाचार उसे किचन की तरफ जाना पड़ा। जवार जो की सारी बातचीत सुन रहा था फौरन बाहर निकला। क्या याद करोगी मीरम शाह, उसने मुस्कुराते हुए इधर देखा। ड्राइवर चौकीदार के पास खड़ा था। जवार ने गाड़ी से हथियार निकाला और जोर से टायर पर लगाया। उसकी आवाज के साथ ही टायर पंक्चर हो चुका था। अब जरा मुझे 12 बजे जाके दिखाना तुम मीरम बीबी। कोई उसे देखकर सोच भी नहीं सकता था इतना संजीदा और मशहूर बंदा ऐसी बचकाना हरकत कर सकता है। ये सोच आते ही वो फौरन वहां से उठकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी निकालने लगा। थोड़ी दूर जाने पे उसे एकदम से ख्याल आया, वो शिट, मेरा मोबाइल तो कमरे में ही रह गया। उसने फौरन गाड़ी बैक की और गाड़ी के गेट के बाहर खड़ी करके अंदर को भागा। सामने उसे रोनी सूरत के साथ मीरम नजर आई। अरे सवार बेटा, शुक्र है तुम आ गए। बेटा मीरी को यूं ही छोड़ा, उसे 12 बजे पहुंचना है। ताई अम्मी की बात सुनकर मीरम और जवार दोनों ने गुस्से भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। जी ताई अम्मी, मैं मोबाइल ले आऊं। मजबूरी थी, वो ताई अम्मी को इनकार नहीं कर सकता था। वो बुरी तरह से अपनी ही चाल में फंस चुका था। मीरम बीबी, इतनी आसानी से तो तुम्हें यूं ही नहीं पहुंचाऊंगा। जवार ने सोचते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मोबाइल कमरे से पकड़ते ही वो वापस निकला और परिणाम प्रोड्यूसर की काफी कॉल्स आ चुकी थी। उसने मीरम को अपने साथ आने का इशारा किया और कॉल मिलाने लगा। मीरम के बैठते ही उसने गाड़ी यूनी की तरफ दौड़ा दी। मीरम नोट कर रही थी कि वो मुसलसल अपना मौकफ बयान कर रहा था। उसे आज के प्रोग्राम में शायद किसी बड़े शख्स के बारे में कुछ डिस्क्लोज करना था। मीरम उसकी बातों से इतना ही अंदाजा कर सकी थी। कॉल बंद हो चुकी थी। 10 मिनट के रास्ते में वो एक बार भी उससे नहीं बोला। शायद कोई सीरियस मसला था। यूनी आ चुकी थी, वो निकलने लगी थी जब जवार ने आवाज दी, मीरम कितनी देर लगेगी तुम्हें? इसकी उंगलियां अब भी मोबाइल पर हरकत कर रही थी। 5-10 मिनट। ओके, मैं यही हूँ, काम खत्म करके जल्दी वापस आओ। जवार इसी तरह मोबाइल में मुस्रिफ बोला। ओके। मीरम ने एक नज़र उसे देखा और अंदर चली गई। सर एजाज उसे एडमिन ब्लॉक में ही मिल गए थे। वो बस निकलने ही वाले थे। सच शुक्र कि वो टाइम पर पहुंच चुकी थी। इनसे नोट्स लेकर वो वापस आ रही थी जब किसी ने इसका रास्ता रोका। इतनी भी जल्दी क्या है मीरम शाह? आने वाले ने बराह रास्त मीरम की आंखों में देखते हुए कहा। मीरम एक लम्हे को घबराई, लेकिन फिर अपनी असली अतमाद में उसे घूरने लगी। कौन हो तुम और रास्ता क्यों रोका है मेरा? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे भाई फहद रजा शाह को। इसकी बात पर मीरम फिर हैरान हुई थी। तो मैं क्या करूँ? मीरम ने गुस्से से पूछा। तो तुम ये करो कि अपने भाई को बता दो कि अगर उसने मेरी बहन के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो उसकी बहन के साथ उससे भी बुरा हो सकता है। याद रखे, वो जितनी अचानक आया था इतनी ही अचानक चला गया। जबकि मीरम हैरान खड़ी रह गई। वो वापस गाड़ी में बैठी। जवार फोन पर किसी से बात कर रहा था।
मैं आपको आखिरी दफा बता रहा हूँ सर, मैं इस शख्स को एक्सपोज करके रहूंगा। वो चाहे कुछ भी कर ले, आप कानून के हाथों से बच नहीं सकता। आप सब कुछ रेडी रखें, मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। बात करते हुए उसकी नजर मीरम पर पड़ी। ब्लैक शॉल के हाले में परेशान सा चेहरा। जवार ने बात मुकम्मल की और फोन बंद किया। क्या हुआ? जवार के पूछने पर मीरम चौंकी। तुमसे मतलब? काम से काम रखो। तुम इंतहाई बदतमीज लड़की वाकया हुई हो। दिल करा उठा के बाहर फेंकू। जवार ने गुस्सीले अंदाज में मीरम को देखा। हाथ लगाकर दिखाओ। तुम पापा से कहकर हाथ न तुड़वा दिया ना तो कहना। मीरम की बात पर जवार के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। यानी खुद तुम किसी काम की नहीं। जवार ने इसकी तरफ देखते हुए चोट की। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मीरम परेशान थी, सो बहस से बचना चाहा। ओ मीरम शाह, आपको किसने कहा कि मैं आपसे बात करने के लिए वर्ल्ड टूर छोड़ आया हूँ? एक तो लिफ्ट दो, ऊपर से फजूल लोगों की बातें बर्दाश्त करो। जवार को भी अभी तक उसे साथ ले जाने पर गुस्सा था। मीरम खिलाफ तवक्का खामोश रही। जवार को हैरानगी हुई। वो इससे मजीद बात करता, लेकिन घर आ चुका था और इसे जल्दी पहुंचना था। सुनो, मामा को बता देना मैं लेट घर आऊंगा। जवार ने इसे उतरते हुए कहा। खुद बता दो, नौकर नहीं हूं तुम्हारी। मीरम गुस्से से कहती जा चुकी थी, जबकि जवार सर हिलाकर रह गया। वकार शाह के 3 बेटे थे, रजा शाह, उमर शाह और दानियाल शाह। रजा शाह की शादी रिजवाना बेगम से हुई। रजा शाह के 2 बच्चे फहद शाह और मीरम शाह थे। उमर शाह और नुसरत बेगम के 2 बेटे, उस्मान शाह और जवार शाह, जबकि दानियल शाह की थोड़ा सा कबल ही मारिया बेगम से शादी हुई। इनका एक ही 4 साल बेटा अशर है। बाप के इंतकाल के बाद भी तीनों भाइयों की मोहब्बत दीदनी थी। तीनों एक ही घर में रहते थे। उमर साहब की एक बेटी नाइल शाह भी थी, जो शादी के थोड़े अरसे बाद ही तलाक याफ्ता हो गई। और शाहों के खानदान की सबसे बुरी बात थी कि वो तलाक याफ्ता औरत की दूसरी शादी नहीं करवाते थे। सारी उम्र उसे घर के एक कोने में ही पड़ा रहने दिया जाता। नाइला खातून भी घर से मुंसलिक एक कमरे में रहती थी। वो ज्यादा तो वक्त इबादत में गुजारती, कम ही कमरे से बाहर निकलती थी। मीरम इकलौती बेटी होने के नाते घर भर की लाडली थी। नाइला पप्पो को इसमें अपना आप नजर आता था। वो भी कभी यूं ही अपने भाइयों की लाडली थी, लेकिन वक्त और हालात ने माजी का नक्शा पूरी तरह बदल के रख दिया था। वो अब दिन रात मीरम के अच्छे नसीब की दुआएं करती थी, और कौन जाने रब के हुजूर कौन सी दुआ मकबूल हुई हो और कौन सी दुआ रद्द हुई हो। घर आकर उसने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। यूनी वाले वाक़े को वो भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि फहद भाई से वो कोई बात नहीं कर सकती थी। घर भर की चाहिए थी, अपने भाई से डरती थी। क्या फहद भाई किसी लड़की को तंग कर रहा है? दिमाग अभी तक वही सब सोच रहा था कि फोन की बेल सुनाई दी। अननोन नंबर से कॉल थी, उसने पिक कर ली। मीरम शाह, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ अच्छा नहीं किया। बदला तो मैं तुमसे लूंगा, तैयार रहना। मीरम के बोलने से पहले ही अगला बंदा अपनी सुनाकर कॉल बंद कर चुका था। मीरम इसके लहजे की सख्ती से थर थर आ गई। वो जितनी भी बहादुर बनती थी तो लड़की ही ना। परेशानी में हमेशा की तरह उसे नाइला पुप्पो याद आई। मीरम ने क्लॉक की तरफ देखा, 3 बजे थे। वो इस कार से फारिग हो चुकी होंगी। वो अपने कमरे से निकलकर इनके कमरे में चली आई। मीरम आई है? सुबह से कहाँ थी मेरी बेटी? पुप्पो से देखते ही खुश हो गई। क्यों नहीं गई थी पुप्पो? मीरम ने हाथ मसलते हुए आहिस्तगी से जवाब दिया। क्या बात है मीरू, परेशान क्यों हो? पुप्पो की नरमी से पूछने पर मीरम की आंखें भीगने लगी। उसने इन्हें यूनी में मिलने वाले इंसान और फोन कॉल के मुतालिक बताया। पुप्पो, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मीरम की बात मुकम्मल होते ही दरवाजा खुला था। और मैं मर गया हूँ क्या? मीरम शाह, मुझे क्यों नहीं बताया? आने वाला जवार शाह था, जो जल्दी फारिग होने की वजह से घर आते ही पुप्पो से मिलने आया और मीरम की सारी बातें सुन ली। मीरम के आसान खता हो गए। कैसे बात कर रहे हो जवार? पुप्पो ने तनबीह की। और कैसे बात करूं पुप्पो? मैं लोगों के मसले हल करने में लगा हुआ हूँ और यहाँ मेरी ही बीवी को कोई तंग कर रहा है, और इसे मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं कि मुझे कुछ बता ही देती। जवार की बातों पर मीरम के आंसुओं में मजीद तेजी आ गई। आराम से बात करो और मीरू आंसू साफ करो तुम, मैं पानी लाती हूँ। पुप्पो इन्हें बात करने का मौका देकर बाहर निकल गई। जवार कुछ देर के लिए उसे देखता। मीरम, तुम्हें मुझ पे इतना भी यकीन नहीं कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ? जवार ने नरमी से पूछा। मुझे लगा तुम यकीन नहीं करोगे मुझ पे और मुझे छोड़ दोगे। मैं नाइला पुप्पो नहीं बनना चाहती जवार।
मीरम ने रोते हुए वजाहत दी। और अब क्या गारंटी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? जवार ने सवाल किया। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, ये जानते हुए भी कि मेरा कोई कसूर नहीं? मीरम ने आंसुओं से लबरेज आंखें उस पर जमाते हुए कहा। हाँ। जवार के जवाब पर मीरम ने दिल की धड़कन बंद होती महसूस की। अगर तुम यूं ही मुझे बेएतबार करती रही तो। जवार की अगली बात पर मीरम की सांस में सांस आई थी। लेकिन हो तुम भी तो शाना, और तो एतबार ना करने वाले, इन्हें पाँव की जूती समझने वाले। मैं जितना भी तुमसे लड़ लूं, जानती हूँ तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। तुम मर्द हो जवार शाह, शाह खानदान की मर्द, जहाँ बेटी को तो इज्जत दी जाती है लेकिन बीवी को नहीं। तो फिर बताओ मैं कैसे एतबार करती तुम पर? मीरम ने अंदर का गुबार निकाला। जवार से किसी बड़ी वजह से इख्तिलाफ नहीं था उसका। वो जानती थी जब तक बाप के घर में है तब तक वो अपनी हर बात मनवा सकती है। उसके बाद उसे भी अपनी माँ और चच्ची जैसा बनना था। मीरम, जवार शाह तुम ये क्यों भूल रही हो? जवार शाह शाहों के खानदान का तो है लेकिन शाहों के उसूलों को तोड़ने वाला भी है। मैं कोई बड़ा दावा नहीं करता लेकिन एक बात वाज़ह कर दूं, जवार शाह आम मर्द नहीं है। वो जानता है किसे ठोकर बनाना है और किसे अजमत से नवाजना है। एक बात याद रखना मीरम, मैं अपनी शरीके हयात से कभी भी मोहब्बत एक्सपेक्ट नहीं की। मुझे तुमसे एतबार चाहिए। मैं तुमसे ना मोहब्बत मांगता हूँ ना इज्जत, मुझे सिर्फ अपना एतबार दो। मैं अगली दफ़ा ऐसी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा मीरम, जवार ने बेलचक लहजे में कहा और उसका सेल उसके हाथ से लिया। अजनबी नंबर अपने मोबाइल में सेव किया और कमरे से निकल गया। मीरम अभी तक इसकी बातों में ही उलझी हुई थी। शाहों का मर्द भला मुख्तलिफ कैसे हो सकता है? उसे एतबार चाहिए और मुझे शाह खानदान के किसी भी मर्द पर नहीं है एतबार। वो जितना सोच रही थी इतनी परेशानी बढ़ती जा रही थी।